नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जुलाई महीने का करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का पढ़ने जा रहे हैं और जुलाई माह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि इसमें कई सारे नए डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे नए डेटा हैं और कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे अनुपूरक बजट पास हुआ, वृक्षारोपण अभियान है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ऐसे महत्वपूर्ण है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जहाँ जहाँ भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे उनको मैं आपको स्पेशली हाईलाइट करता रहूँगा कि सामान्य जानकारी के अलावा परीक्षा की दृष्टि से क्या ज़रूरी है, जो आपको याद ही रखना है। तो आप उसको जो है नोट भी कर सकते हैं या उसको जो है आप जब रिवीज़न करेंगे तो आप एक दो बार और वीडियो को देख लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि छूट के साथ कोर्स में एडमिशन लेने की लास्ट डेट हम लोगों ने 15 अगस्त रखी है। तो 15 अगस्त जो है बिल्कुल आने ही वाला है और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम किसी तरह का कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट जो है बैच को लेके या कोर्स को लेके नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो अंतिम समय है कि आप अगर अब एडमिशन ले लेते हैं तो आप बेहतर रिवीजन आप अपना कर पाएंगे, क्योंकि इससे अगर आप काफ़ी और लेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोर्स का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। आप दूसरे जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए, लेकिन अगर आरओ की दृष्टि की बात करें तो आरओ के लिए पूरा लाभ लेना है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, आप अभी भी नोट्स और किताबों के चक्कर में भटक रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो कोर्स है उसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपकी बुक्स पर से पूरी डिपेंडेंसी हट जाती है। वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है वहाँ पर अलग से टेस्ट दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पैकेज है जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसमें लगभग आपको 4800 क्वेश्चन हमारे ऐप पे करवाए जाएंगे और उसके अलावा हफ्ते में 3 दिन टेलीग्राम पर तो नियमित रूप से टेस्ट हो ही रहे हैं, वो भी आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप पूरा जो है चाहते हैं कि समग्र रूप से अपना तैयारी कर सकें, इस परीक्षा की रिवीजन कर सकें, तो ये एक अंतिम प्रॉपर समय है जब आप जो है एडमिशन लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चूँकि पहले भी हमने बताया है कि 15 अगस्त तक ही आप जो है इस विशेष ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, इस पे आपको 9506742546 पर इस पे आपको RO लिख कर भेज देना है व्हाट्सएप पर और आपको रिप्लाई में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंक्वायरी करना चाहें तो कर सकते हैं। बस मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट आप देख रहे हैं 2016 और 2021 के बैच से, वो सभी अभ्यर्थी लगभग इसी कोर्स को जो है पढ़कर और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है। तब से लेके कोर्स में हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, क्योंकि परीक्षा का जिस तरह से लगातार पैटर्न बदला है उस तरह से हमने कोर्स को और इम्प्रूव किया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस सुनहरे अवसर को यानी कि 2023 के ही RO में आप जो है पास कर लें, क्योंकि अगला RO कब आएगा इसके बारे में भी बहुत ही अनिश्चितता है, तो निश्चित रूप से आपको जो है हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वैसे तो अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको प्री मेंस के साथ में जो है ये टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप केवल ऐसा चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपकी तैयारी प्रॉपर अच्छे से हो गई है और अब आपको केवल लगातार प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट का या टेस्ट सीरीज का पूरा एक पैकेज है जिसमें कुल 47 प्लस टेस्ट मिलते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, हिंदी के टेस्ट हैं, मतलब RO की तैयारी के लिए जो कुछ जो है ज़रूरी चीज़ें हैं और जितनी मात्रा में ज़रूरी है वो सब कुछ मिलता है। इसके अलावा टेस्ट आप ऐप पे दे पाएंगे और उसके साथ ही आपको टेस्ट की सॉल्व्ड PDF पूरी व्याख्या के साथ में आपको मिलती है, जिसको आप प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं। तो लगभग 4800 प्रश्नों को इसमें पूरी व्याख्या के साथ आपको हल कराया जाएगा। तो अगर आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप RO टेस्ट लेकर इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पर भेज दीजिए, आपको जो है
टेस्ट के बारे में सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला हम अपना करंट अफेयर्स लेते हैं। तो पहला हमारा करंट अफेयर्स ये है कि सोलर एनर्जी बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क। ये है क्या बेसिकली, ये जिस तरह से आप आरओ प्यूरीफायर देखते हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर लार्ज स्केल पर इस तरह के वाटर प्यूरीफायर कियोस्क बनाने जा रही है। और ये जो कियोस्क बनेंगे ये 3.99 करोड़ रुपए की लागत से अभी शुरुआत में 20 कियोस्क की स्थापना की जाएगी। जो कौन सी संस्था करेगी, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, जिसको उत्तर प्रदेश नेडा कहते हैं, उसके लिए शुरुआत हो गई है। और बस इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि ये जो है सोलर एनर्जी बेस्ड है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का काम नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम होगा वाटर प्यूरीफायर कियोस्क का, ये सोलर एनर्जी बेस्ड होगा। अब इसमें जो है कियोस्क का जो वाटर फिल्ट्रेशन लेवल है वो BIS 16240 के मानकों पर आधारित होगा। इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 5000 लीटर और ट्रीटेड वाटर कैपेसिटी 1000 लीटर होगी। तो मतलब इतनी ज़्यादा हमको जो है इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है। जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो बनाया गया उसमें देख लीजिए। सोलर सिटीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत सोलर सिटीज़ घोषित हुए हैं जिसमें एक अयोध्या भी है, उनको जो है प्राथमिकता मिलेगी। शुरुआती चरण में 20 कियोस्क इस तरह के स्थापित किए जाएंगे। 250 लीटर प्रति घंटे वाटर प्यूरिफिकेशन करने की इसकी क्षमता होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किसानों के लिए एक और अच्छी स्कीम शुरू की है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है, यानी कि कार्बन इमिशन जो है पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे 2070 तक। हालांकि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य के हिसाब से सस्टेनेबल ग्रोथ प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए किसान जो पौधे लगाएंगे तो उनकी कमाई जो है उनको डॉलर में मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि उसकी वजह से जितना उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, कार्बन इमिशन को कम करने पे जितना कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसका उनको जो है भुगतान किया जाएगा। तो शुरुआती दौर में योगी सरकार कार्बन फाइनेंस से उत्तर प्रदेश के 25,000 किसानों की आय बढ़ाएगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कितने किसानों के लिए शुरुआत की जा रही है, तो 25,000 किसानों के लिए तैयार की जा रही है। अब इसमें जो है बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे, खासकर पॉपुलर, मीलिया, डूबिया, सेमल जैसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। और प्रत्येक 5वें वर्ष में 6 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट किसानों की कमाई होगी। तो ये अच्छी स्कीम है, मतलब आप पौधे भी लगाइए, आपको जो है उससे कुछ लाभ भी मिले। हालांकि पौधे लगाने का सबसे बड़ा लाभ तो जो है वातावरण और जो हमको जो है स्वच्छ वातावरण जो मिलता है उसके लिए है। पहला चरण, क्योंकि अभी शुरुआती फेज की योजना है, तो अभी तक गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल के किसानों को कार्बन फाइनेंस की योजना से जोड़ा गया है। इन मंडलों के 25,140 किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है। इन पौधों से 42,19,399 कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य होता है किसी योजना का, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और इसके बाद वही जो मैंने आपसे शुरुआत में चर्चा की कि जो है प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का जो लक्ष्य रखा है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है कार्यक्रम बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। बुंदेलखंड के विकास पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो बुंदेलखंड को सौर ऊर्जा केंद्र में बदलने की सरकार की तैयारी चल रही है। सौर ऊर्जा केंद्र कैसे बनेंगे? जब वहाँ पर बड़े बड़े सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये सोलर पार्क जो है कहाँ पर बन रहे हैं, कितने बड़े होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ये बनेंगे झांसी में, ललितपुर में और चित्रकूट में। 9,000 एकड़ में स्थापित इनको किया जाएगा, जहां से 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा और इससे प्रतिवर्ष 4700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। अब इसके लिए बाकी प्रोसेस जो लिखा हुआ है कि हमको कितनी किसान पट्टे पे ज़मीन लेनी है और
बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो योजना है सोलर पार्क वाली, ये सरकार ने दिसंबर 2025 तक तीनों परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो तीनों ज़िले हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में जो है लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए कि कितने बड़े जो है प्लांट लग रहे हैं, कितने जो है क्षमता के प्लांट लग रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ है बुंदेलखंड रीजन से ही, जो बुंदेलखंड से और भारत के अन्य राज्यों को, खासकर दिल्ली है, इधर पूर्वांचल है, उसको जोड़ने के लिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो इटावा के पास से शुरुआत होती है उसकी, और इटावा पे जाके वो मिलता है, चित्रकूट से उसकी शुरुआत होती है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अब क्या होगा कि वहाँ पर जो बीच का जो डिवाइडर रोड होती है, उसके जो बीचों बीच का जो गैप डिवाइडर होता है, उस पर क्या होंगे, बड़े बड़े सोलर पैनल लगेंगे। उससे क्या होगा कि लगभग इटावा से चित्रकूट की जो दूरी है 296 किलोमीटर तक, इस पे जो है 25,000 से पौधे लगाने के साथ ही 1700 हेक्टेयर का सोलर पार्क भी पूरा डेवलप कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको जो है क्या कहा जा रहा है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है। एक तो बात ये हो गई। अब सोलर पार्क के जरिए 450 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की तैयारी है, और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सरकार अपने फंड पे अकेले नहीं लगा पाएगी, तो ये PPP मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट मिक्स मॉडल पर जो है इसको लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और महाकुंभ कब होना है? 2025 में होना है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के दिन होती है। ये सब बातें सामान्य हैं, आप जानते हैं। तो संगम नगरी में 6.34 करोड़ से एक नक्षत्र वाटिका बनने जा रही है। एक तो मेजर हाईलाइट ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नक्षत्र वाटिका बनेगी। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग का जो है एक पूरा जो है कॉरिडोर बनेगा। तो 2 चीज़ें आपकी प्रयागराज में बनने जा रही हैं, जिसको आपको स्थान के नाम से स्थापित है। अब ये जो नक्षत्र वाटिका बनने जा रही है, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी नक्षत्र हैं, सोलर सिस्टम है, इन सब के बारे में जानकारी होगी। ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ज्योतिष के अनुसार जो है, जो भारतीय ज्योतिष परंपरा है उसके अनुसार। और ये भारद्वाज आश्रम जो है प्रयागराज का, उसमें ये जो है बनेगी। अब इसके लिए कितना पैसा वगैरह दिया गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको बस ध्यान रखिएगा कि जिला कौन सा है, मेन रूप से आपसे ये पूछा जाता है। इसमें सभी 27 नक्षत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, 9 ग्रहों के बारे में मिलेगी, और ज्योतिष और खगोलीय प्रभाव, मतलब ये एक दर्शनीय स्थल होगा। निश्चित रूप से जो लोग भी जाएंगे इसको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, चाहे वो ओलंपियंस हों, यानी वो ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हों, चाहे नेशनल गेम्स खेलने वाले हों, चाहे वो कोई और गेम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम हो या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं, अगर उसमें जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में जो है चिन्हित हैं, तो उनको सरकार क्या देगी, सरकारी विभागों में नौकरी देगी। बस ये घोषणा जो है आपको ध्यान रखना है कि ऐसी घोषणा सरकार ने किया है, तो आपको ये बताना है। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो ये है कि हर घर तिरंगा अभियान पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। तो इस बार भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे भारत में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। और इसमें क्या होगा, क्योंकि सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे, और साथ में जो है एक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो लोग भी चाहते हैं वो harghartiranga.com पर तिरंगा फहराकर अपनी सेल्फी लीजिए और उसको उस पर अपलोड कर दीजिए। तो ये जो है अभियान है, इसके पीछे बहुत सारे मोटिव हैं। कुल मिलाकर ये है कि आप में जो है देश भावना, जो देशभक्ति की भावना का जो है संचार हो, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमारे अंदर एक सम्मान वाली जो फीलिंग है उसको हम दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें। फिर आगे चलते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह। आप लोग जानते हैं कि 9 अगस्त को जो है आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन हाथ जो है उस समय इसको
ट्रेन डकैती कहा जाता था, उसको सरकार ने नाम बदलकर जो है अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि डकैती शब्द जो है हमारे इतने जो है क्रांतिवीरों के साथ जोड़ना अच्छा नहीं लगता था। उस समय की सरकार भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उसको डकैती नाम दिया, लेकिन हम लोग तो जो है अपने क्रांतिकारी वाले पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। तो अभी इसका हाल ही में 9 तारीख को शुभारंभ किया गया है और इसमें कई सारे कार्यक्रम कई जगह मनाए जा रहे हैं, जितने भी अमृत सरोवर बने हैं। और आपने देखा होगा कि हर ज़िले में शहीद स्मारक होते हैं, लगभग हर ज़िले में होते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी जो है इसके अंतर्गत ही चल रहा था। तो इस तरह से इन सभी अभियानों के माध्यम से जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सरकार ने जो है काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, क्योंकि कांड जैसा शब्द जो है हमारे क्रांतिवीरों के साथ जो है बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है और ये अच्छी सोच थी जो है। तो अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नाम के गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। अब इसमें जो है जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, वो एक संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को, इस ट्रेन एक्शन को जो है अंजाम दिया था। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से फांसी पर लटका दिया गया था, यानी उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 2024-25 वर्ष शताब्दी वर्ष है और इसके बाद जो है 25 में इसके जो है 100 साल पूरी तरह से हो ही जाएंगे। तो स्वच्छता अभियान चल रहा है, कहीं रक्तदान शिविर चल रहा है, कहीं फल वितरण कार्यक्रम चल रहा है, इसके अलावा पोस्टर प्रतियोगिताएँ चल रही हैं। मतलब ये बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है हर जगह मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश ने बना लिया है। बस इतना ही आपको याद रखना जो है पर्याप्त है। और प्रदेश में अब तक क्या हुआ है, 2500 करोड़ रुपए से अधिक जो धनराशि गंभीर बीमारी वाले 6 लाख से अधिक मरीजों के इलाज में खर्च की जा चुकी है। बाकी बहुत ज़्यादा डेटा पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक रिकॉर्ड याद रख लीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। कभी पूछ लिया जाए कि किस राज्य ने ये कीर्तिमान बताया है तो आपको ये याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक और अचीवमेंट प्राप्त किया है, नई कंपनियां खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। तो अभी हाल ही में जून का जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 1753 कंपनियां नई खुली हैं उत्तर प्रदेश में। और पूरे जो जितनी भी नई कंपनियां खुली हैं उसमें देश में 11% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश रखता है। और फर्स्ट पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो महाराष्ट्र जो है इसमें पहले नंबर है, जिसने 2531 कंपनियां खोली हैं। आपको डेटा पे बिल्कुल नहीं जाना है, केवल आप पोजीशन याद रखें तब पर्याप्त है। और दिल्ली का इस पे तीसरा नंबर आता है। बाकी यहाँ पर आपको एक और डेटा दिख रहा होगा कि कहाँ पर कितनी पंजीकृत और कितनी जो है सक्रिय कंपनियाँ हैं। तो पंजीकृत के मामले में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर जो है चौथे नंबर पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजीकृत कंपनियों के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या रैंक है, उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है, तो आप बता देंगे चौथी रैंक है उत्तर प्रदेश की पूरे। और ये कब तक का डेटा है, जून 2024 तक का ये डेटा है। तो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है। बस आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये कहाँ पर बनेगा। तो ये जो है आप लोगों ने, जो लोग बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में जो है मालवीय ब्रिज है। तो मालवीय ब्रिज जो है चूँकि उसको रिप्लेस करना है तो वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ये एक सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है। इसमें क्या विशेषता है, इसको सिग्नेचर ब्रिज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 6 लेन सड़क होगी और इस पे 4 लेन का रेलवे ट्रैक होगा। तो इस तरह का, इस अपनी तरह का ये पहला जो है रेलवे वाला भी और जो है नॉर्मल यातायात के लिए, सड़क यातायात के लिए बनने वाला ये
जो है पुल होगा, इसीलिए इसको जो है सिग्नेचर ब्रिज कहा जा रहा है। क्योंकि अभी तक देश में किसी भी नदी में 6 लेन की सड़क और 4 लेन का रेलवे ट्रैक वाला पुल अभी तक नहीं बनाया गया है, तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए ये जो है चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 1.72 लाख आरोग्य मेले के आयोजन का लक्ष्य रखा है। तो बस ये लक्ष्य ही मूल रूप से आपको याद रखना है। आरोग्य मेला होता क्या है? आरोग्य मेला जो है लगभग हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे भी छोटी जो स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं उनमें लगाया जाता है। पहले भी ये चलता था, रविवार को जो है इसका मूल रूप से आयोजन होता है। इसमें क्या होता है कि किसी को जो है वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक साथ बैठे होते हैं, तो जो आम जनता होती है वो वहाँ पर जाती है, अपना पंजीकरण कराती है, उनकी जांच होती है, उनकी डायग्नोसिस होती है और उनको दवा भी मिलती है। तो इस तरह से इससे जो है बहुत लाभ होता है। और इसमें एक डेटा बताया गया है जो आपको याद नहीं रखना है कि प्रदेश के 3,388 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरोग्य मेले का जो है ये आयोजन किया जाएगा। अब इसमें सारे ही रोगों का लगभग इलाज होता है और जो असाध्य रोग होते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है बड़ी यूनिट्स पे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा डेटा है धनराशि की, उस पर आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे तो महाकुंभ में बहुत सारी जो है बहुत बड़ी फंडिंग होती है, तो हर साल जो है केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान देती है। तो इस साल जो है प्रयागराज महाकुंभ के लिए 1500 करोड़ रुपए देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है और जो पिछली बार महाकुंभ लगा था तब ये धनराशि 1200 करोड़ रुपए दी गई थी। और इसमें कई सारी परियोजनाओं को भी जो है शामिल करना है और अगर पूरा खर्चा देखा जाए इस महाकुंभ पे तो 6500 करोड़ रुपए लगभग खर्च होने की उम्मीद है। अब इसमें 405 परियोजनाएं हैं जिसमें रोड वाली भी हैं। तो रायबरेली से प्रयागराज को जाने वाले एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे वो सुगम हो जाए। इसके अलावा आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी देखा होगा, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से लिंक करके एक प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे भी स्वीकृत हुआ है जिसका काम चल रहा है और उसमें भी यही लक्ष्य रखा गया है कि हर हालत में उसको जो है पूरा कर लिया जाएगा और ये झूसी के पास प्रयागराज में जाकर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी जिलों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई, जैसे कि जो बच्चे अनाथ होते हैं तो उनको कहाँ से दत्तक लिया जाए, यानी उनके लिए एडॉप्शन सेंटर बनाए जाएंगे जिससे जो ऐसे अभिभावक जिनको बच्चों की ज़रूरत है, जिनके पास बच्चे स्वयं के नहीं हैं, तो वहाँ से आसानी से एडॉप्ट कर सकें। तो इसके लिए जो है ये एक नियम बना दिया गया है और अभी क्या है, लखनऊ सहित प्रदेश में 8 जिलों में ही राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाइयाँ हैं, लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में यानी 75 जिलों में ये एडॉप्शन सेंटर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला जो है एक बड़ा करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि जहाँ पर प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे लंबा इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए जो है थोड़ा सा प्रोबेबल हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक वेयरहाउस हब बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, यही मूल बात है जो आपको याद रखनी है। तो ये ग्रेटर नोएडा के दादरी में बनाया जाएगा। अब इसमें कितना पैसा दिया जा रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्लाइड को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। मुख्य बात यही है कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी में ये बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी पहला शब्द जुड़ गया है और जब भी पहला शब्द जुड़ जाता है तो उसका यही सीधा सा मतलब होता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन भविष्य में कितना होगा, मतलब जो वर्तमान जो है खेती का सीजन चल रहा है, जैसे खरीफ है या रबी है, तो डिजिटल सर्वे के माध्यम से ये पता लगाना कि अनुमानित जो है हमारी प्रोडक्शन कितनी रहेगी। तो ऐसा सर्वे करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला
राज्य बन गया है। बस यही आपको ध्यान रखना है। और 2 डेटा और सरकार ने जारी किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं कि विगत 7 वर्षों में दलहन के उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई है और तिलहन के उत्पादन में 127% की वृद्धि हुई है। और ये 7 वर्ष अगर आपको जोड़ने हो तो ये जो है जब से सरकार ने ये लॉन्च किया है, सरकार आई है, तब से इसको जोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं 6 महीने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और कुछ जिलों के नाम लिए गए थे, प्रयागराज वगैरह में, जहाँ पर वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही ख़राब आया था। तो वो एक नेशनल रैंकिंग में भी जो है बहुत डाउन जो है दिखाया गया था। लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये आ रही है, और ये खबर जो है सरकारी डेटाबेस से आ रही कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में वायु गुणवत्ता जो है बेहतर हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ व गाजियाबाद शामिल है। छोटे शहरों के भी नाम दिए हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 13 ऐसे शहर हैं जिनका जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है पीछे से अभी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। बुंदेलखंड की ही बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड में पहला साइंस पार्क बनने जा रहा है। तो ये बुंदेलखंड का पहला साइंस पार्क होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ बनेगा। तो ये जनपद बांदा में बनेगा। कहाँ बनेगा? जनपद बांदा में बनेगा। और साइंस पार्क का आप उद्देश्य जानते ही हैं कि वहाँ पर जो है जो छात्र हैं वो जाएं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे मॉडल होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी कोई साइंस पार्क देखा था, नहीं तो कभी आप अगर लखनऊ आएंगे तो लखनऊ में आप देखेंगे जो यूपीपीएससी का जो है परीक्षा भवन है, उसके ठीक सामने जो है रीजनल साइंस सेंटर है, जिसको हम लोग जो है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहते हैं, या उसको आंचलिक विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर आपको लगेगा अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं। तो इसी तरह से बुंदेलखंड, चूँकि लगभग हर मामले में पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, इसलिए उस पर फोकस करते हुए ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पर शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र की चर्चा पिछले 6 महीने 1 साल से चल ही रही थी इसके लिए, लेकिन सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसको पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले जो है राजधानी है। आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है कि इसमें राजधानी किसका कितना एरिया है। तो सबसे पहला लखनऊ हो गया, उसके बाद उन्नाव हो गया इसमें शामिल, तो रायबरेली हो गया, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससीआर या स्टेट कैपिटल रीजन में कितने ज़िले हैं, तो कुल 6 ज़िले हैं जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। अब पूरा जो है मतलब एससीआर जो है स्टेट कैपिटल रीजन है, इसका आपको ये जरूर याद रख लेना चाहिए कि पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल होगा। एससीआर के लिए एक प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे या चेयरमैन कौन होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, राज्य के मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। अब इसमें जो है एससीआर बनने से क्या होगा, इसको एससीआर में जो है पूरी जितनी भी औद्योगिक श्रृंखला है, जैसे कि आप जो है एनसीआर देखते हैं तो उसके आसपास जो है जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हुआ है, उसी पैटर्न पर ये सभी डेवलपमेंट हुए जाएंगे। और जितने भी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण थे उसमें, जैसे कि लखनऊ का अलग विकास प्राधिकरण है, कानपुर का केडीए है, लखनऊ का एलडीए है, तो ये सब आपस में जो है एक बेहतर समन्वय स्थापित करके इसको तैयार करेंगे। फिर उसी तरह से बुनियादी ढांचा सुधार आ जाएगा, यातायात प्रणाली, मतलब कुल मिलाकर इसको जो है औद्योगिक हब बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कार्यक्रम कृषि से जुड़ा शुरू करने का निर्णय लिया है। तो पहली चीज़ तो इसका नाम याद रख लीजिए, कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। इसको अगर देखेंगे तो यूपी एग्रीज नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पुकार सकते हैं। ये
इस कार्यक्रम की शुरुआत 21 जिलों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जिलों में भी की जाएगी। तो बुंदेलखंड में 7 जिले हैं ये, तो पूरा बुंदेलखंड इसमें कवर हो जाएगा। और इस परियोजना के तहत अगले 6 माध्यम से 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी, जिनमें से 30% महिला किसान होंगी। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक मत्स्य पालक परिवारों को सहायता दी जाएगी। तो ये एक बड़ी योजना है। अब इसमें जो है कृषि की तकनीकों को उन्नत किया जाएगा। 4000 करोड़ रुपए केवल किसानों को तकनीकी सिखाने में खर्च किए जाएंगे। फिर कैसे जो है आधुनिक कृषि की जाए, कैसे उन्नत बीजों के साथ कृषि की जाए, कैसे उत्पादन को, मतलब कुल मिलाकर जो है इसमें हर तरह का ट्यूटोरियल और वो सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एम्बुलेंस सेवा है उसको हम लोग 102 एम्बुलेंस सेवा कहते हैं, क्योंकि 102 नंबर पे टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करेंगे तो आप एम्बुलेंस को किसी भी आपात स्थिति में बुला सकते हैं। इसका शुरुआत में जो रिस्पांस टाइम था वो कम हुआ करता था, अब इसने एक रिकॉर्ड रिस्पांस टाइम पा लिया है जो है 7 मिनट 6 सेकंड का। तो वर्ष 2016 में ये रिस्पांस टाइम जो है 11 मिनट 28 सेकंड का हुआ करता था। और आप जानते हैं कि सबसे बाकी दुर्घटनाओं में तो एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, प्रसव के समय भी जो है आपातकालीन स्थितियों में जो सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस सेवा को जो है कॉल किया जाता है। तो अगर रिस्पांस टाइम एम्बुलेंस का अच्छा आ रहा है तो उससे क्या होगा, प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु अनुपात जो है, जिसको MMR भी हम कहते हैं, उसमें कमी आ रही है। तो अभी जो सैंपल्स रजिस्ट्री सर्वे का जो पुराना ही डाटा, अभी तो नया अपडेट नहीं हुआ है, तो इसमें जो है पहले जो है ये मृत्यु दर कितनी थी, 216 थी, अब ये जो है 167 हो गई है, मतलब ठीक ठाक कमी आई है। ये प्रति लाख की बात हो रही है, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है इसके बारे में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रिस्पांस टाइम के बारे में और राज्यों से भी कंपैरिजन करके आपको दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश का 7 मिनट 3 सेकंड है, राजस्थान का 7 मिनट 57 सेकंड है, केरला का 10.45 सेकंड है, तमिलनाडु का 11.48 सेकंड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूपी जो है यहाँ पर पहले नंबर पे है। और यूपी में किस तरह से रिस्पांस टाइम लगातार घटा है, यानी लगातार जो है एम्बुलेंस सेवाओं ने अपनी सुविधा और तेज गति से लोगों तक पहुंचने की जो मुहिम थी उसको बढ़ाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। एक और योजना सरकार ला रही है, वो विशेषकर जो है शहरों के नगरोदय पर है। इसका पूरा नाम ही है CM वैश्विक नगरोदय योजना। तो इसमें क्या है, शहरों में ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ाने और बुनियादी ढांचों से लेकर सुविधाओं तक सभी की पहुंच और उसका विकास करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। और ये विकास समावेशी हो, उसके लिए जितने भी जो है अमले हैं, चाहे प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीनों ही तरह का बेहतर समन्वय करके इसको बनाया जा रहा है। और अभी ये शुरुआती फेज में है CM वैश्विक नगरोदय योजना। आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि CM वैश्विक नगरोदय योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि हाँ, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश ही है। योजना में बहुत सारी चीज़ें हैं। बजट जारी किया जाएगा, उसमें से 40% हिस्सा नगर निगम का होगा और 40% 1 लाख से अधिक की आबादी वाली नगर पालिकाओं का होगा। तो कुल मिलाकर शहरों का कायाकल्प करना है। और दूसरी चीज़ है जो ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहा जाता है, इस पर एक इंडेक्स भी जारी होता है, उसमें जितना ज़्यादा सुधार आ सके उसको सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027-28 तक ग्रोथ रेट 32.6% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ग्रोथ रेट क्या है, ये औसत ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, किसी एक साल की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उसके लिए जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, यानी इसको क्या कहते हैं, SGDP, इसको क्या करना होगा,
इसको दोगुना करना होगा। तो दोगुना करेंगे तभी जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हासिल की जा सकेगी 2027-28 तक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 27-28 तक औसत ग्रोथ रेट कितने % करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो आपको बताना होगा 32.6% का लक्ष्य रखा हुआ है। और अभी हाल ही में और भी डेटा जारी किए गए हैं कि 18-19 से 22-23 तक उत्तर प्रदेश की औसत ग्रोथ रेट कितनी है, 9.69% है। तो ये भी याद रखने योग्य फैक्ट है। और उसके अलावा CAG की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो CAG की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। 8% की जो है स्टेबल ग्रोथ रेट के साथ यूपी कर रहा है। वैसे अभी तो कुछ डेटा ऐसे भी आए थे, कुछ स्वतंत्र संस्थाएं हैं वित्तीय, उनके द्वारा 9.5 के ऊपर का ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का जो है बताया गया है। तो फिलहाल जो है जो सरकारी आंकड़ा वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान ग्रोथ रेट है वो 8% है। और जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, अगर उसको जो है मूल्य में देखें तो वो 25.48 लाख करोड़ रहा, कब का, 23-24 का। तो ये रिसेंट वाला है, इसलिए आप याद रख लीजिए, तो ये बेहतर है। और इसका कंपैरिजन किया गया है 22-23 में, जहाँ पर 22.58 था। तो काफ़ी उसमें जो है वृद्धि हुई है। आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो है दूसरी अब हम खबरें देखते हैं। 3 नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी गई। हालांकि कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने जो है कई सारे और भी प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 936 किलोमीटर लंबे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें से 3 जो है उत्तर प्रदेश को मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 3 कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए सैंक्शन हुए। अब इसके यहाँ पर नाम दिए भी है। ये तो 6 लेन होंगी रोड जो है कॉरिडोर, आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, फिर 4 लेन की अयोध्या रिंग रोड कॉरिडोर और 6 लेन की कानपुर रिंग रोड इसमें शामिल हैं। तो इनमें तो कुछ पे पहले से भी काम चल रहा था, अब इनको औपचारिक मंजूरी मिल गई है। अभी मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पास किया गया है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं। और ये बजट जो है, जो मुख्य बजट फरवरी में प्रस्तुत किया गया था, उससे अतिरिक्त होता है। तो इसमें आपको इसके जो है बहुत ज़्यादा जो छोटे मद हैं वो याद नहीं रखने हैं। आपको ये फिगर याद रखनी है कि कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया है। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया है। अब इसमें बहुत सारी और डिटेलिंग है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। और यही आपको फिगर याद रख लेनी है। और एक और फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय वर्ष जो 24-25 का मूल बजट था, उसका ये 1.66% है। अगर जो है धनराशि के उसमें देखा जाए तो 1.66% है। तो अनुपूरक बजट पास करने की तब ज़रूरत पड़ती है लाने की, जब कुछ नई योजनाएं एकदम से जो है आ जाती हैं और उनके लिए जो है पहले से बजट में हमने व्यवस्था करके नहीं रखी होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक और अचीवमेंट है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का पंजीकरण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। बीते वर्ष 2023 में सबसे अधिक ईवी के पंजीकरण हुए हैं। अब इसके डेटाज हैं, उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने 2 व्हीलर हैं, कितने 4 व्हीलर हैं। बस आपको मेन आपको यही याद रखना है कि ईवी का सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन को अथॉरिटी से, यानी कि जो अथॉरिटी क्या होती है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC की अनुमति प्राप्त हो गई है। यही वो फाइनल अथॉरिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कहाँ पर मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी जानी है। और अच्छी बात यह है कि जो वर्तमान सत्र चल रहा है 24-25 का, इसमें जो MBBS के लिए काउंसलिंग होगी उसमें ही इसमें जो है सीटें अब बढ़ गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में MBBS की 10,500 सीटें हो गई हैं।
अब ये जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं, इनका अगर आपको प्लेस जानना है तो ये बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में है। हालांकि ये आपसे बिल्कुल भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में, पहले भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी किसी को सोलर सिटी देखनी होगी तो वो अयोध्या को ही रेफ़र करेगा। उसके लिए सरकार ने बाकायदा जो है नियमावली और जो भी इसके लिए प्रावधान थे वो जारी कर दिए हैं। एक खास बात जो ये है कि 40,000 मेगावाट क्षमता की सौर पावर योजनाएं स्थापित जो है यहाँ पर की जाएंगी, यानी एक लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नकल और पेपर लीक और इस तरह की बहुत सारी जो है जो परीक्षा की शुचिता को चुनौती देते हैं, ऐसे मामले पिछले 2 सालों से 3 सालों से बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहे थे और छात्रों द्वारा बहुत ही गंभीरता से इसका विरोध किया जा रहा था। कई सारी परीक्षाएं रद्द हुई, हम सभी इसके जो है साक्षी रहे हैं। तो सरकार ने एक बहुत ही कठोर कानून बनाने का प्रयास किया है और उसको अभी हाल ही में एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से पारित कर दिया गया है। इसको नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। अब इसमें बहुत सारे प्राविधान हैं। इसमें बहुत कठोर जो है कारावास की सजा वगैरह दी गई है। पेपर लीक कराता है या लीक कराने का प्रयास करेगा तो उसकी जो है संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, कुर्क कर दी जाएगी। कोई सरकारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी तो उसके खिलाफ और कड़े कदम लिए जाएंगे। या कोई फर्जी प्रवेश पत्र जारी करेगा, फर्जी वेबसाइट बनाएगा रिक्रूटमेंट के नाम पे धोखाधड़ी देने के लिए, तो बहुत सारे इसमें प्राविधान बनाए गए हैं। कुल मिलाकर एक सार्थक प्रयास है। बस ये है कि ये जो तंत्र है इसको और फुल प्रूफ बनाया जाए। कानून तो बहुत सारे पहले से भी बने हुए थे, लेकिन सरकार को ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि जो कुछ भी आगे परीक्षाएं हों उनमें किसी तरह की शुचिता को जो है चुनौती नहीं मिलनी चाहिए। इसी के साथ में ही कैबिनेट ने एक और जो है एक्ट पारित कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, यानी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अगर कोई जबरन या किसी को जो है धोखा देके या पैसे के बल पर या ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा तो उसको जो है इसके अंतर्गत रोका गया है। और इसमें विशेषकर नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अगर अवैध मतांतरण होता है तो न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष की कठोर सज़ा उनको दी जाएगी। बहुत सारे इसमें और भी हैं, कई सारे कठोर कारावास की जो है, तो ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि इसके लिए कानून पहले से था, लेकिन एक जो है फोकस्ड कानून की जो है निश्चित कमी थी। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस के कारण जो है बहुत सारे बच्चों की मौत की खबरें पहले सुनते आए हैं आप लोग जो है, और इसका केंद्र जो है गोरखपुर ज़िले के आसपास होता था। लेकिन वर्तमान में सरकार के लगातार प्रयासों के कारण जो है अब ये जो इंसेफ्लाइटिस की प्रॉब्लम है इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। तो इसमें भी एक अचीवमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है जो आपसे पूछा जा सकता है। 2017 में इंसेफ्लाइटिस से जो मृत्यु दर थी वो 13.87% थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है किसी बीमारी को अगर देखा जाए। वहीं पर अगर देखा जाए 2023 में ये रिड्यूस होके कम होके 1.23% मॉर्टेलिटी रेट हो गया है। बाकी आप जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस जो है क्या होती है। इंसेफ्लाइटिस एक वायरल डिजीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये वायरस के कारण हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया और फंगस हैं वो भी इंसेफ्लाइटिस काज करने की क्षमता रखते हैं। बेसिकली जो हमारे दिमाग या ब्रेन की जो ऊपरी झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से जो मीनिंग्स होती हैं, जिसको मेनिंजाइटिस हम लोग उससे संबंधित बीमारी है, तो झिल्ली में सूजन हो जाने के कारण बहुत तेज़ बुखार होता है जिसको हम दिमागी बुखार के रूप में जानते हैं। और उसमें जो है सबसे ख़तरनाक वाला जो है जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस होता है, जो बच्चों में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण अब तक हुआ करता था। तो वो
खासकर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। एक और होती है जिसको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। ये मुख्य रूप से बच्चों और वयस्कों को प्रभावित करते हैं और इसके कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी। अब इसके वाहक जो है मच्छर भी होता है, उसके अलावा एक घोड़ों और सूअरों से भी इसका संक्रमण जो है ट्रांसमिट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कई सारे और भी फैक्ट्स हैं जिसको आप देख लीजिएगा। गंगधाड़ी गांव के फूलों की खेती को जो है पूरे विश्व में और पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल रही है। तो ये गंगधाड़ी गांव कहाँ पर है, ये एक आपसे मुख्य प्रश्न है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहले ध्यान लीजिए कि ये मुजफ्फरनगर में है और खतौली मीरापुर रोड पर जो है ये गांव है। यहाँ पर रजनीगंधा, ग्लाइडिडोला और जो है बाकी कई सारी वैरायटीज़ जो है उगाई जा रही हैं। और पहले जो है क्या होता था, जो सजावटी फूल थे वो कलकत्ता से सबसे ज़्यादा आते थे, कलकत्ता की डिमांड ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश के इस गांव में इसका अच्छे से उत्पादन होने के कारण ये जो है एकदम से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको डिमांड में कर रहे हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो आपको मुख्य रूप से जनपद याद रखना है कि किस जनपद का है ये। आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत में बाघ मित्र कार्यक्रम चल रहा था जो मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए पहले शुरू किया गया था। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि बाघ मित्र कार्यक्रम जो है किस प्रकार सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसकी वजह से अभी तक जो है 120 से अधिक बाघ मित्र बनाए जा चुके हैं और इसके कारण जो है बाघ की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई थी। उस समय यहाँ पर 24 बाघ थे। तो इस तरह से ये इसके ऊपर डिटेलिंग है। और अब जो है 2022 में अगर जो गणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर 8 वर्ष में 3 गुना बाघ बढ़ गए हैं और अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है 72 बाघ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में यहाँ पर है। तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक जानकारी थी इसके बारे में जो पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में फैक्ट्री में AK-2033 राइफ़ल बनने लगी है और इसकी शुरुआत हो गई है। भारतीय सेना के लिए बनाई जा रही असॉल्ट राइफ़ल होती है ये। और ये कानपुर की जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, क्योंकि कानपुर पहले से ही आर्म्स के उत्पादन के लिए फेमस था और अगले 8 वर्षों में यानी 2032 तक 5 लाख से अधिक असॉल्ट राइफ़ल भारतीय सेना को दी जाएंगी, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में एक जो है भारत से बाहर के एक देश ने प्रभु श्री राम लला पर एक डाक टिकट जारी किया है। तो आपसे देश का नाम पूछा जा सकता है कि ये कौन सा देश है जिसने किया है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है लाओस। लाओस ने श्री राम लला पर डाक टिकट जारी किया है। अभी हाल ही में वहाँ पर अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे और लाओस के विदेश मंत्री से जो है उन्होंने संयुक्त रूप से इस डाक टिकट का जो है उद्घाटन करवाया था। आगे बढ़ते हैं, पीएम कुसुम योजना आप लोग जानते हैं ये क्यों, इसका लक्ष्य क्या होता है। तो ये किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजना है। इसमें अभी रिसेंट डेटा आए हैं जिसके अनुसार पीलीभीत प्रदेश में नंबर 1 ऐसा ज़िला है जिसने सबसे अधिक जो है सोलर पंप वितरित किए हैं। बाकी टॉप 5 ज़िलों में पीलीभीत के बाद औरैया, शामली, गाज़ियाबाद और मऊ भी हैं, लेकिन आप पहला याद रखेंगे इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक के लिए पहले बताया गया था कि इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो ये कहाँ होने जा रही है, पहली चीज़ तो ज़िला याद रखिए, इसका जो है शुरुआत हो चुकी है लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ पर, लखनऊ में जो SGPGI है जिसको हम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं, उसमें उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अभी हाल ही में पूरा जुलाई माह जो है वृक्षारोपण अभियान के रूप में मनाया ही जाता है। तो एक दिन में सर्वाधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने
बना दिया है। तो ये जो है एक दिन में कितने बने हैं, 36.51 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं पूरे प्रदेश में, कई सारे सरकारी विभागों द्वारा, NGOs के द्वारा। और इसकी जो है आपको यही याद रखना है, पिछली बार 35 करोड़ के समथिंग थे, इस बार ये जो है बढ़ गया है। इस अभियान को जो नाम दिया गया था वो नाम था वृक्षारोपण जन अभियान 2024, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। और इसमें एक दिन यानी किस दिन, 20 जुलाई के दिन प्रदेश में 36.50 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आगे बढ़ते हैं। रडार और सैन्य उपकरण पर रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। और ये जो है कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में। तो ये डिफेंस कॉरिडोर तो उत्तर प्रदेश में 4-5 नोड चिन्हित हैं, उसमें से मिसाइल व विमानों के मटेरियल के परीक्षण सेंटर के बाद अब लखनऊ कानपुर नोड में ये रडार और सैन्य संचार का परीक्षण केंद्र भी बनेगा। ये केंद्र BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे जगह पूछ ली जाए तो आपको बताना होगा कि कानपुर में स्थापित किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट ये कहाँ पर लग रही है, बस इसको आपको पता रखना है, याद रखना है। गाजीपुर जनपद में पूर्वांचल की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट। मिलेट्स आप जानते हैं श्री अन्न को कहते हैं, यानी मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाता है। साल दर साल बढ़ती प्रदेश में सारस की संख्या। सारस जो है यहाँ का जो है राज्य पक्षी भी है, जिसको क्रौंच भी कहते हैं। इसकी जो है संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2023 में ये संख्या 19,522 थी, उससे पहले उससे कम थी। और अब जो गणना जो है हुई है उसमें 19,918 सारस जो है उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं। देश में पहला हाइड्रोजन चलित पर्यटक जलयान ये कहाँ पर चलने जा रहा है, तो देश में बना हुआ पहला हाइड्रोजन चलित पर्यटक जलयान वाराणसी पहुँच गया है। इसे श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ धाम तक की यात्रा सुगम करने के लिए चलाया जा रहा है। कोच्चि शिपयार्ड में इसको तैयार किया गया है और ये पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पर वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। IIT कानपुर ने अभी एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। IIT कानपुर के एक जो है प्रोफेसर हैं, तो उनका नाम आप याद रखिएगा कि एक सहायक प्रोफेसर हैं, उनके साथ खगोलविदों की पूरी टीम ने जो है एक बड़े बहिर्ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। और ये जो खबर है या ये जो रिसर्च है ये वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है। एप्सिलॉन इंडी एब या एप्स एंड एप्स नाम से इसे जाने जाने वाले सौरमंडल के बाहर का ग्रह बृहस्पति से कम 6 गुना अधिक द्रव्यमान होने के कारण सुपर बृहस्पति के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। और ये हमारे सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। तो ये IIT कानपुर की जो है टीम को ये सौभाग्य मिला है, उसी कारण जो है इसमें इनकी ख्याति हुई है। तो मित्रों, इस तरह से आज का हमने करंट अफेयर्स यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है जुलाई महीने का। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है।
इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।